प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो अपना 4th चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गति। इसमें सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो है कि केमिकल काइनेटिक्स है क्या। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया के वेग और उसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, उसे कहा जाता है केमिकल काइनेटिक्स। मतलब जिस शाखा के अंतर्गत हम अभिक्रिया के वेग और उस वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं, उसे केमिकल काइनेटिक्स कहा जाता है। दूसरी चीज, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। अगर हम वेगों के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार देखें तो अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। पहली कहलाती हैं स्लो रिएक्शंस, मंद अभिक्रियाएं, और दूसरी कहलाती हैं फास्ट रिएक्शंस। तीव्र अभिक्रियाएं। स्लो रिएक्शन का मतलब होता है वे अभिक्रियाएं जो 10⁻³ सेकेंड से अधिक समय में संपन्न है। मतलब जिनको संपन्न होने में 10⁻³ सेकेंड से ज़्यादा का समय लगता है, वो कहलाती हैं स्लो रिएक्शंस। और वो अभिक्रियाएं जिनको संपन्न होने में 10⁻³ सेकेंड से कम समय लगता है, वो कहलाती हैं फास्ट रिएक्शंस। ये अभिक्रियाएं बड़ी शीघ्रता के साथ संपन्न होती हैं और इन अभिक्रियाओं को का मापन करने के लिए विशेष प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है और विशेष प्रकार की टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है। उसके बाद जो तीसरा टॉपिक है, हम लोग उस पर बात करेंगे। तीसरा टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया का वेग क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है। अभिक्रिया का वेग। जब भी कोई अभिक्रिया संपन्न होती है तो उस दौरान अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। ये हो गया रिएक्टेंट, आर करके भी लिख सकते हैं, और ये हो गया प्रोडक्ट। जब अभिक्रिया बिल्कुल प्रारंभ होती है उस समय जो अभिकारक होते हैं केवल वही होते हैं और उत्पाद की मात्रा शून्य होती है। तो जब बिल्कुल अभिक्रिया प्रारंभ होती है उस समय अभिकारक की जो मात्रा या जो सांद्रण लिया जाएगा वो पूरा का पूरा होगा और उत्पाद की मात्रा शून्य होती है। जैसे जैसे समय निकलता है वैसे वैसे अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होने लगता है और अभिकारकों की मात्रा कम होती है और उत्पाद की मात्रा बढ़ती है। मतलब कोई भी अभिक्रिया होगी उसमें जैसे जैसे समय निकलता जाएगा वैसे वैसे अभिकारकों की मात्रा कम होती जाएगी और उत्पाद की मात्रा बढ़ती जाएगी। इकाई समय में अभिकारकों के सांद्रण में होने वाली कमी या इकाई समय में उत्पाद के सांद्रण में होने वाली वृद्धि को अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। इकाई समय का मतलब हो सकता है 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 1 वर्ष और 1 शताब्दी। कोई भी समय की इकाई हो सकती है। तो इकाई समय में अभिकारकों के सांद्रण में होने वाली कमी या उत्पाद के सांद्रण में होने वाली वृद्धि को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। इसे प्लस माइनस dx/dt द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जहां dx
अति अल्प समय dt में होने वाला सांद्रण परिवर्तन। इसमें जो प्लस चिन्ह लगा है वो उत्पाद के सापेक्ष अभिक्रिया के वेग को प्रदर्शित करता है, और माइनस चिन्ह अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया के वेग को प्रदर्शित करता है। तो मैंने बताया कि इकाई समय में अभिकारकों के सांद्रण में होने वाली कमी या उत्पाद के सांद्रण में होने वाली वृद्धि को अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। अच्छा, दोनों को अगर मिलाकर कहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि इकाई समय में अभिकारक अथवा उत्पादों के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। इसे प्लस माइनस dx अपॉन dt द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जहां dx अति अल्प समय dt में होने वाला सांद्रण परिवर्तन है। इसमें प्लस चिन्ह उत्पाद के सापेक्ष अभिक्रिया के वेग को प्रदर्शित करता है, और माइनस चिन्ह अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया के वेग को प्रदर्शित करता है। अब हम लोग अगली बात करेंगे कि हमने माना कि एक अभिक्रिया चल रही है और चेंजेस इनटू प्रोडक्ट्स, ये कोई अभिक्रिया है। इसमें जब बिल्कुल अभिक्रिया प्रारंभ होती है, यानी कि जब t बराबर 0 होता है, उसे कहते हैं प्रारंभिक सांद्रण। प्रारंभिक सांद्रण जब t बराबर 0, तो प्रारंभिक सांद्रण हमने R1 मान लिया कि A, तो जाहिर सी बात है कि P1 या P0 कर लो इसे, ये बराबर हो जाएगा G। और T समय पर सांद्रण देखा, ये देखा कि कितना बचा अभिकारक, तो हमने ये मान लिया कि इसकी x मात्रा कम हो गई, तो इसकी जो मात्रा बची, जो सांद्रण बचा, वो a माइनस एक्स, और इसका सांद्रण t समय पर हो जाएगा x, इसका सांद्रण होगा वो x होगा। जब भी कोई अभिक्रिया संपन्न होती है, उसमें उसको इक्वेशन में जब लिखते हैं तो लिखते हैं अणुओं या परमाणुओं के रूप में N2 प्लस 3H2 चेंजेस इनटू 2NH3। अगर कहीं इनर्ट गैसेस वगैरह पार्टिसिपेट करती हैं तो उसे एटम्स के फॉर्म में लिखा जाता है, परमाणु के रूप में लिखते हैं, लेकिन सामान्य विक्रियाओं में अणु ही प्रयुक्त किए जाते हैं। इससे ये पता लग रहा है कि देखने में ऐसा लग रहा है कि एक अणु नाइट्रोजन का 3 अणु हाइड्रोजन के आपस में क्रिया करेंगे और 2 अणु अमोनिया के बनेंगे, लेकिन जब भी अभिक्रिया समझी जाती है तो वो हमेशा मोलों के रूप में समझी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल इसका नाइट्रोजन का 3 मोल हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा और 2 मोल अमोनिया के बनेंगे। ये तरीका रहता है, कोई भी अभिक्रिया होती है तो इसका x मोल कम होगा तो इसका x मोल बनेगा। अब अगर हम अभिक्रिया का वेग देखें तो dx अपॉन dt विल बी प्रोपोर्शनल टू a माइनस x, जो भी कारकों का जो भी सांद्रण शेष होगा उसके अनुक्रमानुपाती होगा। या इसी को लिखें तो हम लिख सकते हैं dx अपॉन dt इज इक्वल टू k इंटू a माइनस x। ये एक हमको समीकरण मिला जहां k जो है उसको वेग स्थिरांक या रेट कांस्टेंट कहते हैं। तो मैंने ये बताया कि कोई एक अभिक्रिया चल रही, R चेंजेस इनटू प्रोडक्ट,
जब बिल्कुल अभिक्रिया प्रारंभ हुई उस समय अभिकारकों की सांद्रता a थी और t समय के बाद a माइनस एक्स बची। जब बिल्कुल अभिक्रिया प्रारंभ होगी उस समय उत्पाद की सांद्रता 0 होगी और t समय बाद हमने मान लिया कि चूंकि इसका x कम हो गया तो इसका x मूल बनेगा। अब अगर हम वेग देखें तो वेग dx अपॉन dt अनुक्रमानुपाती होता a माइनस एक्स। जितनी भी मात्रा शेष बचेगी t समय पर उसी के अनुक्रमानुपाती होगा अभिक्रिया का वेग। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटा दिया और वहां पे कांस्टेंट का गुणा कर दिया तो k इंटू a माइनस एक्स, जहां पर k जो है अनुक्रमानुपाती स्थिरांक है और इसे वेग स्थिरांक या रेट कांस्टेंट कहा जाता है। अब हम लोग एक बात और देखेंगे, कुछ चीजें नोट करने वाली हैं। पहला है रेट इक्वेशन, वेग समीकरण क्या होता है? वेग समीकरण का मतलब है कोई भी ऐसा समीकरण जो अभिक्रिया के वेग और अभिकारकों की सांद्रता में संबंध स्थापित करता है उसे वेग समीकरण कहते हैं। जैसे ये वाला समीकरण वेग समीकरण होगा, अभिक्रिया के वेग और कारकों की सांद्रता में संबंध स्थापित कर रहा है, इसलिए इसे वेग समीकरण कहेंगे। दूसरा पॉइंट, कि अगर हम अभिक्रिया के वेग और लॉ ऑफ मास एक्शन में द्रव्यानुपाती क्रिया में देखें क्या रिलेशन होता है, तो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम हम लोगों ने 11th में पढ़ा है। उसके अनुसार द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे कोई अभिक्रिया है, मान लिया हमने AA प्लस स्मॉल bb चेंजेस इनटू CC प्लस स्मॉल dd, ये एक अभिक्रिया चल रही है, तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखेंगे R विल बी इक्वल टू अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। तो A रेज टू पावर A इंटू B रेज टू पावर B, या इसी को लिखें तो हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू K इंटू A रेज टू पावर A इंटू B रेज टू पावर B, जहां पर A और B सांद्रण पदों के घातांक हैं। 11th में ये बताया गया था, लेकिन वास्तव में ये जो घातांक हैं वो A और B ना लिख करके हमको M और N लिखने चाहिए। M और N सांद्रण पदों के घातांक हैं, इनका मान A और B के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इनको ज्ञात करने का केवल एक तरीका है कि हम संबंधित अभिक्रिया को लेकर के प्रैक्टिकल करते हैं और उसके बाद इनका सांद्रण पदों के घातांकों का निर्धारण किया जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमको समीकरण जो मिल गया R इज इक्वल टू K इंटू A रेज टू पावर M इंटू B रेज टू पावर N, ये एक समीकरण मिला। ये भी एक वेग समीकरण है क्योंकि ये अभिक्रिया के वेग और अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान में संबंध स्थापित कर रहा है। मैंने बताया था अभी कि कोई भी ऐसा समीकरण जो अभिक्रिया के वेग और अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान में संबंध स्थापित करता है उसे वेग समीकरण कहते हैं। इसके बाद हम लोग जो अगला प्रकार देखेंगे, अगली चीज देखेंगे, वो है टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम अभिक्रिया के वेग के प्रकार को देखें तो अभिक्रिया के वेग को दो प्रकार से बताया जाता, ज्ञात किया जाता। पहला कहलाता है औसत वेग, एवरेज रेट, दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस, तात्कालिक वेग।
तात्कालिक वेग और औसत वेग। औसत वेग का मतलब क्या होता है? एक निश्चित समयांतराल के लिए यदि वेग की गणना की जाती है तो उसे औसत वेग कहते हैं। और अगर एक निश्चित समय के लिए वेग की गणना की जाती है एक निश्चित टाइम पर, तो उसे कहा जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस रेट, तात्कालिक वेग। तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब एक निश्चित समयांतराल के बीच हम अभिक्रिया के वेग का अध्ययन करें। तो आर एवरेज बराबर होता है चेंज इन कंसंट्रेशन, सांद्रण में परिवर्तन, बटे समयांतराल, टाइम इंटरवल। चेंज इन कंसंट्रेशन अब उत्पाद के सापेक्ष भी हो सकता है, कारकों के भी सापेक्ष हो सकता है। अगर हम ये मान लें कि जब T1 समय था तो अवकारकों की सांद्रता R1 थी और उत्पाद की सांद्रता P1 थी। T2 समय पर अवकारकों की सांद्रता R2 हो गई और उत्पाद की सांद्रता P2 हो गई। ये हमने मान लिया कि कंसंट्रेशन। तो चेंज इन कंसंट्रेशन, अब अगर अवकारकों के सापेक्ष देखेंगे तो अवकारकों के सांद्रण में कमी होती है, और अगर उत्पाद के सापेक्ष देखेंगे तो उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होती है। तो अवकारकों के सांद्रण में अगर कमी हम डेल्टा आर मान लें तो अभिक्रिया का वेग जो होगा वो हो जाएगा डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। माइनस चिन्ह इसलिए, ये सांद्रण परिवर्तन है और माइनस लगा देंगे तो इसका मतलब सांद्रण में कमी होगी। तो ये पूरा सांद्रण में कमी को प्रदर्शित कर रहा, माइनस डेल्टा आर कंसंट्रेशन ऑफ आर, और जो डेल्टा टी है ये समयांतराल को प्रदर्शित कर रहा है। अगर हम इसी को लिखें उत्पाद के सापेक्ष तो उत्पाद का सांद्रण बढ़ता है, तो इसलिए सांद्रण परिवर्तन हो गया डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। इसका अगर हम मान निकालेंगे तो माइनस डेल्टा आर का मतलब सांद्रण में परिवर्तन, T2 समय पर सांद्रण है R2, तो सांद्रण R2 माइनस T1 समय पे है R1, तो सांद्रण R1, ये हो गया सांद्रण में परिवर्तन और माइनस चिन्ह लगा दिया तो हो गया सांद्रण में कमी। समयांतराल का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1। इसी तरीके से अगर हम उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन देखेंगे यानी कि डेल्टा पी का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा P2, T2 समय पर P2 है सांद्रण, बाद में जब बाद में देखा T2 समय पर तो P2 था, और T1 समय पर है P1, तो ये सांद्रण में हो गया परिवर्तन, P2 ज्यादा होगा P1 का मान कम होगा यानी कि बढ़ रहा है, बटे T2 माइनस T1। अब अगर हम तात्कालिक वेग की बात करें तो तात्कालिक वेग का मतलब हमने बताया कि किसी निश्चित समय पर अभिक्रिया के वेग को तात्कालिक वेग कहते हैं। निश्चित समय का मतलब इसमें समयांतराल नहीं होगा, समयांतराल 0 होगा। तो आर इंस्टेंटेनियस को गणितीय रूप में लिखने का तरीका है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 का मतलब समयांतराल 0 हो गया, और आर एवरेज, या इसी को लिखें तो लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अपॉन टाइम इंटरवल, अभिकारकों के सांद्रण में परिवर्तन बटे समयांतराल, और यही चीज बराबर लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0
चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन टाइम इंटरवल। क्योंकि उत्पाद का बढ़ता है इसलिए प्लस चिन्ह, यहाँ पर माइनस चिन्ह का प्रयोग, कमी है तो माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसी को लिखें तो जब बहुत कम अंतराल होता है तो उसे डी से डी डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी लिखा है। अगर ये एक लंबे से अंतराल के लिए काफी अंतर हो तब डेल्टा का चिन्ह प्रयोग करते हैं, और बहुत कम परिवर्तन होता है तो उसे डी द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी को अगर हम लिखें लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 यानी कि समयांतराल शून्य है, तो ये वाली चीज को अपन ऐसे लिख सकते हैं डी आर अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा डी पी अपॉन डी टी। तो ये तो रहा औसत वेग और ये रहा तात्कालिक वेग। औसत वेग का मतलब हमने बताया जब एक निश्चित समयांतराल के लिए अभिक्रिया के वेग की गणना की जाती है तो उसे औसत वेग कहते हैं, और इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब हमने बताया कि एक निश्चित समय पर जब अभिक्रिया के वेग का अध्ययन किया जाता है तो इसे इंस्टेंटेनियस रेट या तात्कालिक वेग कहते हैं। यहाँ पर समयांतराल शून्य होता है और इसमें एक निश्चित समयांतराल होता है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन अगर हम अभिकारकों के सापेक्ष देख रहे हैं तो उनमें कमी हो रही है इसलिए माइनस, और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अभिकारकों का सांद्रण परिवर्तन बटे समयांतराल। T2 समय पर R2 था और T1 समय पर R1 था, तो इस सांद्रण में परिवर्तन हो गया R2 माइनस R1 और समयांतराल हो गया T2 माइनस T1। इसी तरीके से अगर उत्पाद के पदों में निकालेंगे तो उत्पाद के पदों में जो उत्पाद का सांद्रण परिवर्तन होगा वो P2 माइनस P1 और समयांतराल T2 माइनस T1। इंस्टेंटेनियस रेट को अगर निकालेंगे तात्कालिक वेग को, तो तात्कालिक वेग का मतलब मैंने बताया कि एक निश्चित समय पर अभिक्रिया के वेग को अगर की गणना की जाती है तो उसे तात्कालिक वेग कहते हैं। तो तात्कालिक वेग R इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू होगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ये गणितीय रूप है, गणित में इस तरीके से लिखा जाता है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। इसका मतलब समयांतराल शून्य, एक निश्चित समय की बात चल रही है, R एवरेज एक निश्चित समय पर जो औसत वेग होगा वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 अगर अपकारकों के सापेक्ष लिख रहे हैं तो माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अपॉन डेल्टा टी टाइम इंटरवल व्हिच विल बी इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन टाइम इंटरवल। इसको लिखने का तरीका ये भी है। अब अगर हम इनका निर्धारण करते हैं तो निर्धारण कैसे किया जाता है, तो जब भी हम अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करते हैं तो हम अभिकारकों के सापेक्ष भी अभिक्रिया के वेग को निर्धारित कर सकते हैं और उत्पादों के सापेक्ष भी अभिक्रिया के वेग को निर्धारित किया जा सकता है। इसके लिए हम क्या करते हैं ये देख लेते हैं कि अभिकारकों के सापेक्ष अभिक्रिया के वेग का निर्धारण आसान है या उत्पाद के सापेक्ष। ऐसा भी संभव है दोनों के सापेक्ष निकाला जा सकता है, मतलब अभिकारकों की मात्रा को बची हुई मात्रा को आसानी से पहचाना जा सकता है अगर तो अभिकारकों के सापेक्ष निकाल लेंगे, और अगर उत्पाद के सापेक्ष अभिक्रिया के उत्पाद की मात्रा को आसानी से पहचान सकते हैं तो उत्पाद के सापेक्ष अभिक्रिया के वेग को निकाल लेते हैं। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी भी होती हैं जिनमें अभिकारक और उत्पाद दोनों को के सांद्रण को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है तो दोनों के सापेक्ष निकाल सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि किस तरीके की अभिक्रिया और कितना आप में कला कौशल है। खैर, अगर हम एवरेज वेलोसिटी ज्ञात करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि विभिन्न समयांतरालों पर मान लो अभिकारकों के सापेक्ष निकाल लें तो अभिकारक की मात्रा को ज्ञात करेंगे। एक चार्ट बना लेंगे टाइम और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। हमने पहले 10 मिनट पर अभिक्रिया को देखा, मान लिया कोई अभिक्रिया चल रही जिसमें मिनट के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा, तो हमने मान लिया R1 है 20 मिनट पे देखा, R2 30 मिनट पे देखा, R3 40 मिनट पर देखा, R4 इस तरीके से एक डाटा बना लेंगे प्रैक्टिकल करके। अभिक्रिया प्रारंभ करेंगे और विभिन्न समयांतरालों पर जो अभिकारकों की मात्रा शेष बचेगी उसका निर्धारण करके एक चार्ट बना लेंगे।
फिर हम क्या करेंगे, अभिकारकों के सांद्रण और समय, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और टाइम, इसमें ग्राफ खींचेंगे। तो T1 समय पर एक पॉइंट ये आ गया, T2 समय पर निकाला एक पॉइंट ये आ गया, और इस तरीके से कर्व मिलेगा, क्योंकि अभिकारकों की सांद्रता लगातार कम। अब अगर उत्पाद के सापेक्ष वेग का निर्धारण करना चाह रहे हैं तो यहां पर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, और यहां पर हो गया टाइम। अगर हम उत्पाद के सापेक्ष अभिक्रिया के वेग को देख रहे हैं तो उत्पादों की सांद्रता बढ़ती है, इसलिए जो उसी तरीके से जैसे इसमें रीडिंग ली थी, इसी तरीके से इसमें रीडिंग लेकर के और एक ग्राफ बना लेंगे। इस ग्राफ से ये स्पष्ट है कि जैसे जैसे समय निकलता जाएगा, समय बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे अभिकारकों की सांद्रता कम होती जाएगी, और इस वाले से ये स्पष्ट है कि जैसे जैसे समय निकलेगा वैसे वैसे उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी। अब हम क्या करते हैं कि जिस समयांतराल के लिए हमें वेग की गणना करनी है, मान लिया कि एक समय t1 है और दूसरा समय t2, हम इसके रेस्पेक्टिव पॉइंट इस कर्व में देखेंगे। तो ये यहां पर जो मान मिलेगा ये हो जाएगा R1, T1 समय पर अभिकारकों की सांद्रता R1 और T2 समय पर अभिकारकों की सांद्रता हो जाएगी R2। T1 समय के संगत जो बिंदु मिलेगा उसको अगर हम सांद्रण अक्ष पर मिलाएंगे लंबवत, तो अभिकारकों की सांद्रता पता लग जाएगी T1 समय पर, और T2 समय पर R2 निकाल लेंगे। इन दोनों का जो अंतर होगा ये अंतर डेल्टा R के बराबर होगा, और ये जो समयांतराल है ये डेल्टा T के बराबर हो जाएगा, T2 माइनस T1। अब अगर हम R एवरेज निकालना चाहें तो R एवरेज विल बी इक्वल टू माइनस ये वाला मान निकाल लेंगे, तो ये मान आ जाएगा, इससे हमें मिल जाएगा डेल्टा R, और ये मिल गया डेल्टा T। अब अगर हम अभिकारकों के सापेक्ष तात्कालिक वेग की बात करें, ये तो निकालना हो गया औसत वेग। तात्कालिक वेग अगर निकालना चाहें तो मान लिया T समय पर निकालना चाहते हैं, तो T समय के संगत इस पर बिंदु देखेंगे, ये जो वक्र मिला इस पर बिंदु देखेंगे और इस पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। इस स्पर्श रेखा को के निम्नतम बिंदु को इसके शीर्ष बिंदु से मिला देंगे, तो ये हमको मिल जाएगा dr और ये मिल जाएगा dt। इतना हिस्सा जो होगा, सेगमेंट जो होगा वो dt हो जाएगा। तो r इंस्टेंटेनियस अगर निकालना चाहें तो माइनस dr, ये यहां से निकाल लेंगे, अपॉन dt। तो इस तरीके से हमने औसत वेग और तात्कालिक वेग की गणना कर ली अभिकारकों के सापेक्ष। अब हम उत्पादों के सापेक्ष देखेंगे कि उत्पादों के सापेक्ष गणना किस तरीके से करेंगे। तो उत्पाद के सापेक्ष हमने ये मान लिया कि जब समय t1 है उसके संगत उत्पादों की सांद्रण, उत्पादों का जो सांद्रण है वो p1 है, और t2 समय पर उत्पादों का सांद्रण p2 है। तो ये जो अंतराल होगा
ये डेल्टा पी, मतलब सांद्रण में परिवर्तन जो होगा वो इतना हो गया, इससे पता लग गया। और समयांतराल अगर पता लगाएंगे तो समयांतराल हो गया डेल्टा टी, ये यहां से पता लग जाएगा, इतनी चीज ये समयांतराल हो गई। अब अगर हम औसत वेग निकालना चाहें, आर एवरेज बिल्कुल इक्वल टू उत्पाद के सापेक्ष जब औसत वेग देखेंगे तो बराबर होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा पी उत्पाद के सांद्रण में होने वाला परिवर्तन, उसे यहां से नाप लिया जाएगा। जो इतनी दूरी होगी ये डेल्टा पी उत्पाद के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करेगी, और ये हो गया डेल्टा टी। तो इस तरीके से हम डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी की सहायता से उत्पाद के सापेक्ष औसत वेग को ज्ञात करेंगे। अब अगर मान लीजिए टी समय पर हमसे तात्कालिक वेग ज्ञात करने के लिए कहा गया, तो हम क्या करेंगे, टी समय पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे और इस स्पर्श रेखा के शीर्ष तथा निम्नतम बिंदु को परस्पर लंबवत मिलाएंगे। तो ये जो दूरी होगी, ये दूरी ये प्रदर्शित करेगी dp को, और ये दूरी होगी ये प्रदर्शित करेगी dt को। तो r इंस्टेंटेनियस की वैल्यू अगर निकालेंगे तो r इंस्टेंटेनियस विल बी इक्वल टू dp अपॉन dt। इस तरीके से हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये है कि कोई भी विक्रिया चल रही तो प्रत्येक अभिकारक और प्रत्येक उत्पाद के सापेक्ष अभिक्रिया के वेग को का निर्धारण किया जा सकता है। तो अगला जो पॉइंट है वो ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन with respect to each reactant and product. Rate of reaction with respect to each reactant and product. अगर हम प्रत्येक अभिकारक और उत्पाद के सापेक्ष अभिक्रिया के वेग को देखें, मान लीजिए एक अभिक्रिया है AA प्लस स्मॉल bb चेंजेस इनटू CC प्लस स्मॉल dd, तो अभिक्रिया का वेग जो होगा वो बराबर होगा -1 अपॉन a dA अपॉन dt। ये जो इतना है ये A के सापेक्ष अभिक्रिया के वेग है, माइनस चिन्ह इसलिए क्योंकि ये अभिकारक है। That will be equal to -1 upon b d concentration of b upon dt। ये इतना b के सापेक्ष अभिक्रिया का वेग हो गया, और अभिक्रिया का वेग जो होगा वो -1 अपॉन b db अपॉन dt। ये हो जाएगा 1 अपॉन c d concentration of c upon dt which will be equal to 1 upon d concentration of d upon dt। उत्पाद C और D उत्पाद है इसलिए इनमें पॉजिटिव चिन्ह आएगा, और ये अभिकारक है इसलिए इसमें नेगेटिव चिन्ह आएगा। अगर हमें किसी भी अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया का वेग पता है तो हम दूसरे अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया का वेग ज्ञात कर सकते हैं या उत्पाद के सापेक्ष निकाल सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे जिनमें एक अभिकारक के सापेक्ष दिया होगा और उत्पाद या दूसरे अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया के वेग को पूछा जाएगा, तो हम इस समीकरण की मदद से कैलकुलेट कर लेंगे। अब जो अगला पॉइंट है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ
रिएक्शन। अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से घटक प्रभावित करते हैं, अब इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पहली चीज तो जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है वो होता है टेम्परेचर। अभिक्रिया का वेग टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो जनरली ऐसा देखा गया, हम ये आपको बाद में भी बताएंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में टेम्परेचर कोफिशिएंट के पदों में लिखा जाता है, मतलब जब भी जनरली जो रिएक्शंस होती हैं उनका वेग ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। दूसरा, नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जो अभिकारक हैं उनकी प्रकृति और सांद्रता पर भी अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। अगर अभिक्रिया में अभिकारक की क्रिया करने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है तो अभिक्रिया का वेग ज्यादा होगा। सांद्रता अगर अभिकारकों की ज्यादा है तो अभिक्रिया का वेग ज्यादा होता है। तीसरा, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर टुकड़े के रूप में कोई अपकारक लिया जाता है तो उसकी पृष्ठ का क्षेत्रफल कम होता है। अगर उसका पाउडर ले लेते हैं तो पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा होगा। पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो क्रिया करने की प्रवृत्ति भी ज्यादा होती है। चौथी चीज जो है वो है विकिरण, रेडिएशंस तथा उत्प्रेरक। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो विशेष प्रकार के विकिरण की उपस्थिति में ही संपन्न होती हैं, तो विकिरण का भी प्रभाव पड़ता है। और उत्प्रेरक का मतलब तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अभिक्रिया में मिला दिए जाए तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, तो उन्हें उत्प्रेरक कहा जाता है। तो विकिरण का भी प्रभाव पड़ता है और उत्प्रेरक का भी प्रभाव पड़ता है। तो ये कुछ फैक्टर रहे, एक बार फिर से देखते हैं। टेम्परेचर, ताप बढ़ाने पर जनरली सामान्यतः अभिक्रियाएं बढ़ती हैं। नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, अभिकारकों की प्रकृति तथा सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स, जो अभिकारक हैं उनकी पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है इस पर निर्भर करता है। रेडिएशन एंड कैटलिस्ट, विकिरण और उत्प्रेरक पर निर्भर करता है, प्रभावित करता है। तो जो लास्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, वो ये प्रेशर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। जो गैसीय अवस्था में अगर अपकर्मक है तो उसका दाब भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। अब हम लोग जो अगली बात करेंगे वो करेंगे रेट कांस्टेंट की। थोड़ा सा रेट कांस्टेंट को भी समझते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है रेट कांस्टेंट के। हमने आपको रेट इक्वेशन बताया था कि अगर कोई रिएक्शन है स्मॉल ए चेंजेस इनटू स्मॉल बी प्लस स्मॉल बी चेंजेस इनटू सी प्लस स्मॉल डी। इसके लिए हमने रेट आर इज इक्वल टू बताया था के इंटू ए रेस्ट टू पावर एम इंटू बी रेस्ट टू पावर एन, जहां पर एम और एन सांद्रण पदों के घातांक है। यदि जो अपकारक ए और बी हैं उनकी सांद्रता इकाई होगी तो इस समीकरण में कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों की सांद्रता इकाई है तो बी की भी सांद्रता 1 हो गई। जब हम यहां पर रख देंगे तो हमको जो मान मिलेगा R इज इक्वल टू हो जाएगा K। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेट कांस्टेंट है वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर तब होगा जब अपकारकों का सांद्रण इकाई हो, यानी कि अपकारकों का सांद्रण इकाई होने पर अभिक्रिया का वेग
वेग नियतांक के बराबर होता है, इसलिए वेग नियतांक को विशिष्ट अभिक्रिया वेग, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कहा जाता है। स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कहते हैं। तो हमने ये बताया कि अगर कोई अभिक्रिया है और उसमें अभिकारकों की सांद्रता इकाई ले ली है, तब जो अभिक्रिया का वेग होगा वो वेग नियतांक के बराबर होता है। इसे विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कहते हैं। इसके बाद जो हम लोग अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, ये इतना तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में रहा। अब हम लोग जो दूसरे टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है मॉलिक्यूलरिटी। आणविकता। आणविकता का मतलब क्या होता है? किसी भी अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अपकारक अणुओं की संख्या को आणविकता कहा जाता है। जैसे अगर एक अभिक्रिया है AA प्लस स्मॉल bb चेंजेस इनटू CC प्लस D, तो ये संतुलित समीकरण लिखा हुआ है और इसमें अगर हम आणविकता का मान लिखेंगे M बराबर हो जाएगा A प्लस B। किसी भी अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अवकारक अणुओं की संख्या को उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। अभिक्रिया दो प्रकार की होती हैं, एक सरल अभिक्रियाएं और दूसरी कहलाती हैं जटिल अभिक्रिया। सरल अभिक्रिया का मतलब होता है वो अभिक्रिया जो एक ही पद में संपन्न हो, उसे सरल अभिक्रिया कहते हैं। और दूसरी जो अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें कहा जाता है जटिल अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जो एक से अधिक पदों में संपन्न होती हैं वो जटिल अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो अगर सरल अभिक्रिया तो वो एक ही पद में होगी और उस पद में जितने अपकारक के अणु होंगे उन्हीं को उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। लेकिन जब जटिल अभिक्रिया होती है तो वो कई पदों में संपन्न होती है और उन पदों में जो पद सबसे धीमा होता है उसे वेग निर्धारण पद या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। कई पद होंगे उसमें कई पदों में संपन्न होगी, तो जो पद सबसे धीमा होता उसी को वेग निर्धारण पद या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जितने अपकारक के अणु भाग लेते हैं उन अपकारक अणुओं की संख्या को उस जटिल अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। मतलब जटिल अभिक्रिया में कई पद होंगे, जो पद सबसे धीमा होगा उसे वेग निर्धारण पद कहेंगे। वेग निर्धारण पद में जितने अणु भाग लेते हैं उन्हें उस अभिक्रिया की आणविकता, उस जटिल अभिक्रिया की आणविकता कहा जाता है। अब अगर हम आणविकता के आधार पर देखें तो अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती, जरा उस पर चर्चा करते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, पहली कहलाती हैं एकाणुक अभिक्रियाएं या यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का मतलब होता है वो अभिक्रिया जिसमें आणविकता का मान 1 हो। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें आणविकता का मान 1 होता है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहलाती हैं। आणविकता का मान 1 है, इसका मतलब अगर सरल अभिक्रिया तो उसमें केवल एक अपकारक का अणु भाग लेगा और अगर जटिल अभिक्रिया तो उसके वेग निर्धारण पद में एक अपकारक का अणु होगा। जैसे पहला उदाहरण जो है रेडियम चेंजेस इनटू रेडॉन प्लस अल्फा पार्टिकल। इसके लिए अगर m की वैल्यू निकालेंगे तो 1 होगा क्योंकि एक अपकारक का अणु भाग लेगा। दूसरा उदाहरण अगर हम देखें तो वो है H2O2 चेंजेस इनटू H2O प्लस O। ये स्लो स्टेप है और दूसरे स्टेप में क्या होता O प्लस O चेंजेस इनटू O2, ये फास्ट स्टेप है। तो इसमें जो स्लो स्टेप उसमें अपकारक अणु एक ही भाग ले रहा, एक ही अणु है, इसलिए ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी। तीसरा एग्जांपल देखते हैं।
N2O5 changes into 2NO2 प्लस O। ये स्लो रिएक्शन है और O प्लस O चेंजेस इनटू O2 ये फास्ट रिएक्शन है। हमने बताया जो पद धीमा होता है उसे वेग निर्धारण पद कहते हैं, और उसमें जितने अपकारक के अणु होते हैं वो उस जटिल अभिक्रिया की आणविकता होती है। तो इसमें ये वाला पद सबसे धीमा है और इसमें अपकारक का केवल एक अणु भाग ले रहा, इसलिए इसकी भी आणविकता एक होगी। तो इन अभिक्रियाओं को कहा जाता है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस जिनकी आणविकता एक हो। दूसरा जो है, अगर अभिक्रिया ऐसी है जिसमें अपकारक अणुओं की संख्या 2 है तो उसे बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन, इसके लिए m = हो जाएगा 2। अगर हम इस तरीके के एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें जो पहला एग्जाम्पल है वो है H2 plus Cl2 changes into 2HCl in presence of sunlight and the value of molecularity is equal to 2। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन की क्रिया कराई जाती है तो HCl बनता है। इस अभिक्रिया में अपकारक के 2 अणु भाग ले रहे हैं, अतः इसे द्विअणुक अभिक्रिया या बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहेंगे। दूसरा है 2HI changes into H2 plus I2। इसमें भी अगर अपकारक अणुओं की संख्या देखें तो 2 है, इसलिए जो अभिक्रिया की आणविकता होगी वो 2 होगी, द्विअणुक अभिक्रिया होगी। तीसरा एग्जाम्पल देखो CH3COO-C2H5, इसको कहते हैं एथिल एसीटेट। इसकी क्रिया जब जल के साथ कराई जाती है, पानी के साथ, तो CH3COOH बनता है और प्लस C2H5OH। ये एक जल अपघटन अभिक्रिया है, इसे एस्टर कहा जाता है और एस्टर के जल अपघटन कराया जा रहा है तो इसलिए ये एस्टर का जल अपघटन हो गया। इसमें अपकारक के 2 अणु हैं, इसलिए इसकी भी भैया जी आणविकता 2 हो जाएगी। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, चौथा एग्जाम्पल है कि अगर हम एस्टर की क्रिया NaOH के साथ करें तो वो भी एक तरीके का हाइड्रोलिसिस ही होता है, लेकिन उसमें NaOH यूज किया जाता है, CH3COO-C2H5, और इसकी क्रिया हमने करा दी NaOH के साथ। तो एक तो CH3COO बनेगा और दूसरा C2H5OH, सोडियम एसीटेट और एथिल अल्कोहल बना। एस्टर का जब NaOH के साथ हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो एक तो सोडियम सॉल्ट बनता है और दूसरा एथिल अल्कोहल बनता है। इस वाली अभिक्रिया में अगर हम देखें तो इसमें भी अपकारक अणुओं की संख्या 2 है, इसलिए इस अभिक्रिया की आणविकता भी भैया जी 2 होगी। अब हम लोग अगली बात करते हैं ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शंस की। अब अगर ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शंस की बात करेंगे तो ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शंस में मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू 3 होगी। मतलब वे अभिक्रियाएं जिनके संतुलित रासायनिक समीकरण में या वेग निर्धारण पद में, अगर जटिल अभिक्रिया तो उसके वेग निर्धारण पद में अभिकारक अणुओं की संख्या अगर 3 होती है तो ऐसी अभिक्रियाओं को ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शंस कहते हैं। जैसे पहला एग्जांपल देखते हैं, 2NO reacts with Cl2 to convert into 2NoCl। NO की क्रिया अगर कराई जाए क्लोरीन के साथ तो हमको NoCl प्राप्त होता है।
दूसरा एग्जाम्पल देखो, 2NO प्लस O2 चेंजेस इनटू 2NO। इसमें भी अगर हम देखें तो अविकारक अणुओं की संख्या 3 होगी, 2 NO के और एक अणु O2 का। टोटल अविकारक के अणुओं की संख्या 3 होगी। तीसरा एग्जाम्पल देखो, 2FeCl3 प्लस SnCl2 चेंजेस इनटू 2FeCl2 प्लस SnCl4। इस अभिक्रिया में अगर हम देखें तो इसमें भी 2 अणु FeCl3 के हैं और एक अणु SnCl2 का है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण में अपकारक अणुओं की संख्या 3 है, इसलिए इसकी भी आणविकता 3 है। ये तो रहा अभिक्रिया की आणविकता में। एक बार जल्दी जल्दी फिर से देखते हैं। मैंने ये बताया कि किसी भी अभिक्रिया की संतुलित रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अपकारक अणुओं की संख्या को उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक सरल अभिक्रियाएं और दूसरी जटिल अभिक्रिया। सरल अभिक्रियाओं का मतलब हमने बताया वे अभिक्रियाएं जो केवल एक पद में संपन्न हो, उन्हें सरल अभिक्रियाएं कहते हैं। और जटिल अभिक्रियाओं का मतलब होता है कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो एक से अधिक पदों में संपन्न होती हैं। इन अभिक्रियाओं को जटिल अभिक्रियाएं कहते हैं। इनमें जो पद सबसे धीमा होता है उसे वेग निर्धारण पद कहते हैं, और वेग निर्धारण पद की ही आणविकता को उस जटिल अभिक्रिया की आणविकता कहेंगे। मैंने उदाहरण बताया, टाइप्स ऑफ उदाहरण बताया कि स्मॉल a प्लस स्मॉल b चेंजेस इनटू cc प्लस dd। अगर इसमें हम मॉलिक्यूलरिटी निकालें तो स्मॉल m इज इक्वल टू a प्लस b। संतुलित रासायनिक समीकरण में अपकारक अणुओं की संख्या देख लेंगे कि अपकारक के अणुओं की संख्या कितनी है, बस जोड़ के लिख देना है कि उसकी आणविकता कितनी होगी। फिर मैंने बताया टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑन बेस ऑफ मॉलिक्यूलरिटी, आणविकता के आधार पर अभिक्रियाओं की प्रकार। तो आणविकता के आधार पर अभिक्रियाओं में पहला प्रकार हमने बताया यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस, एक आणुक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें अपकारक अणुओं की संख्या एक होती है, उन्हें यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। इसका हमने एग्जांपल बताया, रेडियम चेंजेस इनटू रेडॉन प्लस अल्फा पार्टिकल। दूसरा हमने एक जटिल अभिक्रिया बताई, H2O2 चेंजेस इनटू H2O प्लस O। ये स्लो रेट से होता है, O प्लस O फास्ट रेट। स्लो रेट जो स्लो रिएक्शन है उसे स्लो स्टेप होता है, उसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। और इसमें एक अणु भाग ले रहा है, इसलिए ये भी यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। फिर उसके बाद हमने बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन बताया। अगर दो अणु अपकारक के भाग ले रहे हैं संतुलित रासायनिक समीकरण में तो भैया जी आणविकता जो है वो 2 हो जाएगी। इस तरीके के जो हमने एग्जाम्पल बताए, उसमें पहला एग्जाम्पल बताया कि अगर हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ क्रिया करती है और HCl बनता तो इसमें अपकारक अणुओं की संख्या 2 है। 2HI चेंजेस इनटू H2 प्लस I2, इसमें भी अपकारक अणुओं की संख्या 2 है। एस्टर का जल अपघटन किया जाए CH3COOC2H5 प्लस H2O चेंजेस इनटू CH3COOH प्लस C2H5OH, इसमें भी अपकारक अणुओं की संख्या 2 है। फिर उसके बाद हमने ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन बताया। यह तो विक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण में अपकारक अणुओं की संख्या 3 है, तो उसे ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। इस तरीके का जो मैंने पहला एग्जांपल बताया 2NO प्लस Cl2 चेंजेस इनटू 2NO। दूसरा हमने बताया 2NO प्लस O2 चेंजेस इनटू 2NO2। और तीसरा जो एग्जांपल बताया वो 2FeCl3 प्लस Cl2 चेंजेस इनटू 2FeCl2 प्लस SnCl4। इस तरह से ये पहला वीडियो समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो अध्ययन करेंगे वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोड को पढ़ेंगे, टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ताप गुणांक का अध्ययन करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा का अध्ययन करेंगे, और कॉलिजन थ्योरी, संघट्टन सिद्धांत। और इस चैप्टर में इतना ही है।